चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल के वीडियो लेक्चर में हम कक्षा जो 12वीं राजा किसान और नगर नाम का हम देख रहे थे, जिसमें मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट मैंने करवा दिया था। ये उसका जो है थर्ड पार्ट यानी तीसरा पार्ट है, जिसमें हम राजा किसान और नगर नाम का जो चैप्टर है, जिसे हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं, इसमें हम राजनीति के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले के वीडियो लेक्चर में बता दूं, हमने आर्यों के बारे में पढ़ा था, वैदिक काल के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा था, कुछ फैक्ट हमने देखा था इससे संबंधित, और कुछ डाटा के बारे में हमने पढ़ा था। दूसरे पार्ट में हमने वैदिक काल जो हमारा ऋग्वेद काल है या उत्तर वैदिक काल है, इस अर्थव्यवस्था के बारे में देखा था, जिसमें हमने पशुपालन, कृषि, व्यापार, परिवहन, सिक्के इत्यादि जैसी चीज़ों के फैक्ट और डाटे के बारे में हमने देखा था। जैसे हमें फैक्ट और डाटा के रूप में क्या देखा था कि इन कालों में सिक्कों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, व्यापारों के साक्ष्य नहीं मिले इत्यादि के। तो पार्ट 2 में अब तक हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अर्थव्यवस्था जो कल हमने, जो हमारा वैदिक काल था, जिसमें उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक का और उत्तर वैदिक काल के जो हमारा अर्थशास्त्र था उसको हमने देख लिया। अर्थशास्त्र में उन्हीं चीज़ों को हमने देखा, पशुपालन है, व्यापार है, कृषि है, परिवहन इत्यादि चीज़ों के बारे में देख लिया। इससे संबंधित कुछ फैक्ट हुआ, कुछ डाटा हुआ, उनको भी हमने देख लिया। अब इसी के क्रम में हम चलते हैं वैदिक कालीन जो आपका समाज है, इसके राजनीतिक पर चलते हैं। जैसा कि दोस्तों आप चैप्टर को अगर देखो तो चैप्टर का नाम राजा किसान और नगर नाम पर करके चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर में आपको वैदिक काल के बारे में पढ़ना रहेगा। और वैदिक काल में वही जो आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है, जिसके हमें दो कालखंड देखने को मिलता है। एक ऋग्वेद, दूसरा उत्तर वैदिक काल देखने को मिलता है। तो कल हमने अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम राजनीति के बारे में पढ़ते हैं। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ, अर्थशास्त्र, समाज, राजनीति, इस पॉइंट से जिस भी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति, इस चीज़ को जिसको भी पढ़ रहे हैं, ये जो है आपका लॉन्गों के लिए और शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। लॉन्ग के लिए और वेरी शॉर्ट के लिए, यानी 250 शब्द, 150 शब्द के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है। इसी क्रम में हम ऋग्वेदिक काल के राजनीति के बारे में हम पढ़ते हैं, देर ना करते हुए। ठीक है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका मैं कमेंट जरा एक बार पढ़ लूँ और देख लूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं पहले कमेंट आप लोगों का पढ़ लूँ। चलिए, किसी बच्चे का कोई कमेंट नहीं है, तो चलिए ऋग्वैदिक काल के राजनीति के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। ऋग्वेद से क्षत्रिय शासन का जानकारी नहीं मिलती है, यानी जो हमारा ये ऋग्वेद काल था, इस ऋग्वेद काल से हमें क्षत्रिय शासन की जानकारी नहीं। यानी जो हमारा ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद से ये जो 1500 ईसा पूर्व से लेके जो 600, जो 1000, सॉरी आप इसे 1000 कर लीजिएगा, जो आपका 1000 है, 1000 ईसा पूर्व तक हमें किसी भी प्रकार की क्षत्रिय शासन की जानकारी नहीं मिलती। क्षत्रिय शासन का क्या मतलब, जैसे
राजा हो गया, गण हो गया, पुरोहित हो गए, इत्यादि इत्यादि के शासन की हमें किसी तरह की जानकारी नहीं मिलती। कहने का क्या मतलब है दोस्तों, जो ये आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 जो ईसा पूर्व का जो समय रहा है, इस कालखंड में हमें किसी भी प्रकार के बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय शासन की जानकारी नहीं मिलती। जैसे राजा हुआ, मंत्री हुआ, पुरोहित हो गया, गण हो गया, ऐसे बड़े पैमाने किसी भी प्रकार का हमें शासन की कोई हमें क्या जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। और हमें किसमें जानकारी नहीं मिलती है, हमें ऋग्वेद में किसी भी प्रकार के क्षत्रिय शासन की क्या जानकारी नहीं मिलती है। जबकि वहीं पर अगर हम उत्तर वैदिक काल में जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि जानकारी आपको मिलेगी कुछ ना कुछ, ठीक है। तो क्या क्षत्रिय शासन की जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन कबीले, जन या विश्व पर शासन करने की हमें जानकारी मिलती है। यानी ये जो शासनकाल था, इस शासनकाल में जैसे राजा हुआ, गण हुआ, पुरोहित, इन सब की जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन कबीले हो गए, जन हो गए या विश्व हो गए, इस तरह के कबीलों की शासन की जानकारी मिलती है। कबीले हो गए, जन हो गए, विश्व हो गए, इस तरह के कुछ कबीलों के शासन की हमें जानकारी मिलती है। अब सवाल होते हैं कबीले क्या है। ये वो कबीले होते हैं जिसमें जो शासन करता था, आप उसे राजा बोल सकते हो या सरदार बोल सकते हो। अभी मैंने बताया कि राजा या गण जैसे पुरोहित का शासन नहीं मिलता है, तो फिर मैं राजा क्यों कह रहा हूँ। देखिए, कबीला क्या होता था, एक ऐसा जनजाति कह लो या एक ऐसा समुदाय होता था, जो व्यक्ति अपने समुदाय में, यानी जो व्यक्ति अपने समुदाय में सबसे ताकतवर हो, तो लोगों द्वारा क्या वो चुना जाता था। वो लोगों द्वारा क्या चुना जाता था, ये क्या लोगों द्वारा क्या ये व्यक्ति जो अपने कबीले में सबसे योग्य, सबसे ताकतवर, हट्टा कट्टा या जिस भी प्रकार का रहता था, इसको चुना जाता था सरदार के रूप में। इसका क्या काम था, जैसे कि पशुपालन हो गया, शिकार हो गया या अन्य चीजों की देखरेख करना या कबीले की सुरक्षा करना, जो भी कबीले का काम होता था, ये काम ये देखता था। ये कौन होता, ये सरदार होता था। और इस सरदार का क्या चुनाव होता था लोगों द्वारा, ठीक, चुनाव होता था। शुरुआती दौर में क्या होता था, इस जो सरदार होते थे, कबीले के जो सरदार होते थे, जिन्हें आप राजा भी कह सकते हो, वो कबीले के राजा हैं, वो चुने जाते थे। फिर धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, क्या होने लगा, वो जन्म आधारित होने लगा। यानी शुरुआती दौर में कबीले के जो सरदार थे ये चुने जाते थे। फिर धीरे धीरे जैसे समय बीता गया, जैसे ये कबीले का सरदार है, फिर दूसरा कोई चुन के आया, फिर तीसरा कोई चुन के आया, फिर चौथा कोई चुन के आया, फिर पांचवा कोई चुन के आया। फिर इसके बाद क्या होने लगा, इसका बेटा जो ये हो गया, ये शासन कबीले का सरदार बना। फिर कुछ समय के बाद ये कबीले का सरदार बना। फिर उसके बाद इसके जो बेटे हो गए 3, फिर ये कबीले का सरदार बने, फिर इसके बेटे हुए। कुछ इस तरह से क्या धीरे धीरे अब वंशानुगत होने लगे। लेकिन शुरुआती दौर में क्या कुछ ऐसे सरदार कुछ लंबे समय तक चुने जाए, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, ये जो होने लगा, ये लोगों द्वारा चुने जाने की जगह पर क्या जन्म आधारित होना प्रारंभ हो गए। कहाँ पर, ये उत्तर वैदिक काल में होना प्रारंभ हो गया। ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये हम राजनीति के बारे में पढ़, वहाँ की राजनीति व्यवस्था कैसे था, शासन व्यवस्था कैसे था, प्रशासन कैसे था, इस तरह देखते हैं। तो ये जो समय रहा है, इस समय में किसी भी बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय शासन या प्रशासन की जानकारी नहीं मिलती। कोई सेना हो, कोई राजा हो, कोई ये हो ना। हाँ, छोटे छोटे कबीलाई, कोई जन, कोई समुदाय मिले हैं, कोई गांव मिले जिसका सरदार हो, मालिक होता था
सरदार मालिक होता था जो लोगों द्वारा चुना जाता था। फिर धीरे 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 जैसे समय बीता ये सरदार का पद वंशानुगत हो गया था, ऐसा हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए का उल्लेख मिलता है। कबीले के प्रमुख के रूप में राजा या राजन होता था। कबीले के प्रमुख के रूप में राजा जिसे सरदार कहते हैं या जिसे राजन प्रमुख होता था। जनसा गोपा या गोपति का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में जनसा या गोपति का उल्लेख मिलता है। गोपा या गोपति आप यहाँ लिख सकते हैं। जनसा मैं लिख दूं, कबीले के सरदार के रूप में आप कुछ शब्द का उपयोग होता है। जनसा, जान, जानस, गोपा, गोपा या गोपति, गोपति इत्यादि का उल्लेख मिलता है। किसमें उल्लेख मिलता है? जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद है उसमें क्या हमारा उल्लेख मिलता है। ठीक है, उल्लेख मिलता है। और आगे प्रारंभ में राजा का चयन किया जाता था समिति के द्वारा, लेकिन धीरे धीरे पद क्या वंशानुगत हो गया, यानी धीरे धीरे पद क्या वंशानुगत ये पद धीरे धीरे वंशानुगत हो गया था। यानी इसका जो चयन है, जो चुना हुआ धीरे धीरे क्या हुआ वंशानुगत हो गया। ठीक है, राजा का प्रमुख कार्य क्या था? यानी अब जो ये सरदार होता, सरदार को चाहे राजा का जो भी है आपको अच्छा लगे आपको, तो ये जो राजा था इसका प्रमुख काम क्या था? इसके कुछ तरह के प्रमुख काम थे, जैसे कबीले की सुरक्षा करना। अब सवाल होता है कि कबीले की सुरक्षा कैसे करना, कबीलों को किन लोगों से खतरा होता है। देखिए कबीले की सुरक्षा करना, जैसे जानवर हो गया, जंगली जानवर हो गया, जैसे चीता, इन जानवर से हो गया, किसी अन्य चीज़ों से हो गया, इनके क्या होता था, जो कि मैंने बताया कि सरदार का जब चुनाव होता था तो उसी व्यक्ति को सरदार या कबीले का राजा के रूप में चुना जाता था, जो बहुत योग्य हो और क्या हो शक्तिशाली हो। जो शक्तिशाली होता था, जो बहुत ताकतवर होता था, उसी का क्या चयन जो होता था वो होता था। जो कि सरदार जो होता था अपने कबीले में सबसे हट्टा कट्टा व ताकतवर व्यक्तियों में से एक था। ठीक है, ठीक है। तो राजा का पहला काम क्या होता था? कबीले के या अपने लोगों की क्या सुरक्षा करना। यह सुरक्षा करने का क्या काम करता था। एवं चारागाह पशुओं की रक्षा करना। उसके साथ क्या करता था? जो चारागाह होता था, जैसे चारागाह होगा एवं पशुओं की सुरक्षा। जैसे कि ये जो समय आपका रहा 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक, जितने भी ये क्षेत्र है आपका, ये जितने भी ये जो क्षेत्र है ना आपका, इतने बड़ी ये जो क्षेत्र आपका है, इन सभी क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे कबीले होते थे, बहुत सारे ऐसे कबीले होते हैं, बहुत सारे ऐसे कबीले होते हैं, बहुत सारे सरदार होते थे। हर कबीले का सरदार हो गया, इधर भी सरदार, इधर भी सरदार, सरदार हो गया, इधर भी सरदार हो गया। ऐसे हर कबीले के क्या होते थे? सरदार हो गए। तो हर सरदार क्या करते थे? दूसरे कबीलों से अपनी जनता की सुरक्षा करते थे, प्लस जानवरों से सुरक्षा करते थे। साथ साथ उस समय पशुपालन होता था, पशुपालन उस समय जो कि पशुपालन सर्वाधिक मात्रा में होता था। तो जो सरदार होता था अपने क्षेत्र में जितने भी चारागाह होते थे, जहाँ पर गाय है, भैंस है, बकरी है, जिनको लोग चराते थे तो उसकी सुरक्षा कर, इसका क्या सरदार इसकी सुरक्षा करता था, ताकि इस पर कोई कब्जा ना कर ले, इस पर कोई कब्जा ना कर ले। और उस समय युद्ध होता था। यानी ये जो समय रहा, यानी आज से जो हमारा 3000 आज से जो 3000 से 3500 साल पहले का जो समय था, ये क्या युद्ध होता था। युद्ध किस लिए होता था? पशु के लिए युद्ध होता था, पशु के लिए होता था। ये जो चारागाह है, चारागाह जहाँ पर गाय भैंसों को लोग चरा सकते थे, इसके लिए युद्ध होता था। तो ये क्या करते थे? लोग युद्ध करते थे। और जो सरदार होता था इसका दायित्व होता कि जनता के जानवर सुरक्षा करे, इन लोगों से सुरक्षा करे, प्लस पशुओं एवं उनके पशुओं एवं जो चारागाह है जहाँ पर लोग चरा सकते थे उसकी सुरक्षा करता था। युद्ध होते थे। अब सवाल ये उठता है, अगर युद्ध होता था तो उस समय भी सेना रही होगी कि नहीं रहोगी? सेना रही होगी तो हथियार कैसे रहेंगे? देखिए तो उस समय युद्ध होता था ना, तो सेना स्थायी सेना नहीं थी, स्थायी
सेना नहीं, यहाँ जो सेना थी स्थायी सेना नहीं थी कि चलो ये कबीला है, इस कबीले में 1000 लोग हैं, 1000 लोग हैं तो इसमें से 25 लोग सेना में है, ऐसा नहीं। जब कभी भी ऐसा लगता था कि कोई ये इस कबीले पर, इस कबीले का जो सरदार है हमला करेगा या हमला करने आ रहा है, तो उसी समय ये लोग क्या करते थे, जो व्यक्ति हट्टा कट्टा था, जो शरीर से ताकतवर था, जो योग्य था, उसको क्या करते, उसी समय सेना का गठन कर लेते थे। 100, 200, 500 जितने भी लोग थे सेना के रूप में गठित हो जाते थे। राजा उन्हें एकत्रित करता था और क्या करते थे, वो लोग लड़ते थे और अपने राज्य या अपने कबीले की सुरक्षा करते थे, अपने चारागाह की सुरक्षा करते थे, अपने पशुओं की सुरक्षा करते थे। ठीक है, तो उस समय भी युद्ध के क्या संकेत हमें मिलते हैं। अब आगे देखिए सहयोग। अब जो राजा था तो राजा के समय सहयोगी अधिकारी जो होता था जिसे पुरोहित कहते थे। पुरोहित, जो पुरोहित होता था यह राजा का सहयोगी अधिकारी होता था। ठीक है, राजा का सहयोगी जो होता था पुरोहित होता है, जिसे हम मंत्री भी कह सकते हैं। हालांकि मैं एक बात बता दूं, उस समय राजा नहीं थे, उस समय कबीले थे, कबीले के सरदार होते थे, हम उन्हें राजा कह सकते हैं। क्योंकि राजा होगा तो आप क्या करेगा, सेना रखेगा, राजा होगा तो क्या करेगा, लोगों से टैक्स वसूली करेगा। जो सरदार होता था, ये जो सरदार होता था ये क्या करता था, कर नहीं लेता था, हाँ भेंट लेता था। भेंट क्या, कर भी बताते थे, कर नहीं लेता था, भेंट लेता था। अस्थाई सेना नहीं थी, अस्थाई सेना थी, अस्थाई सेना थी, अस्थाई सेना थी। इसका सलाहकार पुरोहित होता था, पुरोहित होता था। ठीक है, और ये क्या चुना जाता था, ये क्या चुना जाता था, ये चुना जाता था। ये सभी चीजें थी। अगर राजा होता तो क्या होता था, भेंट की जगह पर क्या लेता था, कर लेता था। भेंट की जगह पे क्या लेता था, कर लेता। राजा होता था तो भेंट की जगह पे क्या, भेंट की जगह पे ये नहीं लेता, ये कर लेता, कर लेता। और क्या स्थायी सेना होती, अस्थाई सेना, स्थायी सेना होती थी। पुरोहित यहाँ पर मंत्री होते थे, ये सब चीजें होते थे। लेकिन जो कि क्या सरदार था, जो कि क्या इस समय क्या था, सरदार था। और सरदार होने की वजह से क्या होता था, उसके पास कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। और ये क्या करता था, स्थायी सेना नहीं होती थी, इसके सलाह के लिए पुरोहित होता था, पुरोहित होता था। और एक बात और जान लीजिए कि राजा जो होता था कर नहीं लेता था, इसके यहाँ पे भेंट कुछ लेता था। जैसे राजा जब राजा जो है कबीले की जब सुरक्षा करता था तो क्या करते थे, जो लोग होते थे अपने इच्छा अनुसार कुछ भी उसको भेंट के स्वरूप पर देते थे। जैसे कर की जगह पे क्या होता था, जो कर था, कर की जगह पे भेंट लेता था। अब भेंट में क्या था, किसी ने दूध दे दिया, दूध दे दिया, मक्खन, मक्खन दे दिया, मक्खन किसी ने मक्खन दे दिया, किसी ने दही दे दिया, या किसी ने अनाज दे दिया, अनाज दे दिया, किसी ने वस्त्र मान दे दिया, वस्त्र मान दे दिया, इत्यादि चीज क्या राजा को भेंट मिलता था, वह कर नहीं हो लेता था। और स्थायी सेना क्या, स्थायी सेना, सेना की जगह पे अस्थाई सेना थी, ये नहीं था, ये था। ठीक है, और ये क्या चुना, चुना जाता था, राजा जो होता था ये क्या, ये चुना जाता था, चुना जाना, चुना जाना, ये सभी चीजें था। काम क्या था, राज्य की सुरक्षा के सभी चीजें क्या काम था। और एक बात, और एक बात, और एक बात सुनिए, सुनिए मेरी बात। और एक बात ये है कि जो राजा होता था, जो राजा होता था वो क्या होता था, जो राजा होता था, राजा यानी सरदार, सरदार जो होता था ये चारागाह, चारागाह का प्रमुख होता था, प्रमुख होता था। देखा था इसका प्रमुख होता था कौन, ऋग्वेद काल में की बात करें, ऋग्वेद काल की बात करते हैं। ऋग्वेद काल में राजनीति में ये चीजें थी। आप इस पे 4 चीज को याद ध्यान रखिएगा। पहला चुनाव होता था, आगे चल के वंशानुगत हो गया। दूसरा कबीले की सुरक्षा करना, पशुओं की सुरक्षा करना, प्लस चारागाह की सुरक्षा करना काम था। तीसरा
अस्थायी सेना थी, कोई सेना नहीं होती थी, युद्ध के समय ही सेना का गठन किया था। तीसरा बात याद रखिएगा। चौथा, टैक्स टैक्स नहीं लेता था, जिसे हिंदी में कर कहते हैं, कर नहीं लेता था, भेंट लेता था। ये 4 चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। पांचवा, सरदार जो होता था वो चारेगाह का प्रमुख होता था। ये 5 चीज़ें ध्यान में रखिए। छठवां, समय आपको ध्यान दीजिएगा। ये कौन सा समय है? ये आपका 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व का ये आपका समय है। समय भी क्यों समय मैंने बताया जानते हैं? जो डेट है, डेट से प्रश्न पूछता है, 10 प्रश्न पूछता है। मान लीजिए दे दिया 1500 ईसा पूर्व के बारे में कुछ लिखे, क्या लिख देंगे? ऋग्वेद काल के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। क्या समझे? इसलिए कालखंड याद रखिएगा। ठीक, तो क्या रहा? ऋग्वेदिक कालीन राजनीति था। अब किसके बारे में जानेंगे? अब जानेंगे उत्तर वैदिक काल में। उत्तर का मतलब बाद, यानी जब ऋग्वेद काल समाप्त हो गया तो उसके बाद क्या, जो समय आया, जो 400 साल था, वो कैसा था, उसके बाद राजनीति को जानते हैं। देखिए, कोई चीज़ें बदलता है तो एक बार नहीं कि चलो कोई व्यक्ति पढ़ रहा है एकदम जीरो है तो एक बार ऐसा बड़ा हो जाएगा, पढ़ के नहीं, धीरे 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 बढ़ेगा। ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं बढ़ता है, ऐसा धीरे 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 ऐसा कुछ इस तरीके से वो चीज़ें बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार समाज में भी जो भी चीज़ों का बदलाव हुआ, जो परिवर्तन हुआ, धीरे 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 हुआ, इस तरीके से नहीं हुआ। अभी तो सरदार है, धीरे धीरे यही सरदार क्या होंगे? राजा बन जाएंगे। आज भेंट ले रहे हैं, कल टैक्स लेंगे। आज अस्थायी सेना है, कल स्थायी सेना हो जाएगी। आज सरदार चुना जा रहा है, कल उसका बेटा के बाद बेटा के बाद बेटा के बाद बेटा रहेगा। धीरे 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 बदलेगा, चीज़ें धीरे धीरे बदलेगी। ठीक है, तो मैं इसको पहले इरेज कर दूँ। तो ऋग्वेद कालीन राजनीति समझ में आया ना? अब उत्तर वैदिक कालीन को राजनीति को समझो। अब इस चीज़ों को अगर आप ऐसे चीज़ों को पढ़ोगे तो जो MCQ है आपका, MCQ बात मैंने सॉरी, जो आपका लॉन्ग है और जो शॉर्ट प्रश्न आएगा 150 और 250 शब्द में लिखने वाला, उसको क्या करोगे? आसानी से लिख लोगे। एकदम आसान है, बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। ठीक है, एकदम आसान है। अब आप आगे देखो। और एक बार जान लो इसमें वैदिक काल के बारे में, ऋग्वेद के बारे में। राजा के जो अधिकारी हो गए, जैसे पुरोहित हो गया या अन्य हो गया, अन्य जो अधिकारी होते थे, ये जो सरदार के रक्त संबंधों पर आधारित होते हैं। क्या होते थे? मैं कहना चाहता हूँ कि जो सरदार के जो अन्य अधिकारी, जैसे पुरोहित हो गया, मंत्री, अन्य जितने भी लोग होते थे, वो रक्त संबंधों पर है, यानी राजा के वंश के ही होते थे, उनके रक्त संबंधित अधिकारी। जैसे भाई हो गया, बेटा हो गया, रक्त संबंधित अधिकारी है। ये भाई का बेटा हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे लोग क्या थे? रक्त संबंधित अधिकारी होते थे। ये बात याद रखिएगा। और आगे देखिए, रक्त संबंधी अधिकारी होते थे और इनको कोई वेतन नहीं दिया जाता था, वेतन नहीं दिया जाता, यानी जो अधिकारी होते थे इनको किसी भी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाता था, एक बात ये भी जान लें। आगे देखिए, ठीक है, राजा को स्वेच्छा से उपहार यानी बलि का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में अपराधों का उल्लेख मिलता है, विशेषकर
कचौरी का युद्ध के समय ही सेना का गठन होता था। और ठीक है, तो इनको वेतन नहीं दिया जाता इन अधिकारियों को। और एक बात याद रखें, और एक बात याद रखिए, ये जो ऋग्वेद है आपका, ये जो ऋग्वेद है, इसमें अपराधों का यानी अपराध का उल्लेख, अपराध का उल्लेख जैसे पशु चोरी हो गया, पशु चोरी हो गया, इनका उल्लेख मिलता है, क्योंकि उस समय पशु ही सबसे बड़ा धन था, पशु ही सबसे बड़ा धन था। और आज क्या जीवन ही सब कुछ था लोगों के लिए, इसलिए उसमें पशु चोरी भी होता था, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक बात और जान लीजिए, सभा समिति एवं विद्य नामक कबायली संस्था का उल्लेख है। सभा समिति और साथ में क्या जो भी फैसला होता था, एक बात और जान लीजिए, फैसला जो होता था, जो फैसला होता था वैसे होता था, एक समिति होती थी, सभा होती थी, जो भी फैसले होते थे सभा समिति के आधार पर ही होता था, ठीक है। और जो फैसला हो गया, फैसला यानी निर्णय, जो निर्णय हो गया वो किसके आधार पर लिया जाता था, सभा समिति के आधार पर लिया जाता था, सभा समिति के आधार पर क्या फैसला लिया जाता था। आप इस बात को भी ध्यान दें, आप इसको भूलिएगा मत, ठीक है। चलिए ये आप देख लिया, तो आपने क्या ऋग्वेद के जो है इसका अर्थशास्त्र देख लिया, राजनीति देख लिया। अब उत्तर वैदिक काल पाइए, जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। इसका अर्थशास्त्र आपने देख लिया, राजनीति के बारे में आप देखिए, इसके क्या राजनीति के बारे में आप देखिए। मैं क्यों लिखवा रहा हूँ लॉन्ग के लिए, मैं पहले बता कर मैं चल रहा हूँ, ठीक है। अब आइए, इस काल में जनपद या क्षेत्र पर शासन का उल्लेख मिलता है, यानी इस कालखंड में क्या जनपद और क्षेत्र पर शासन का उल्लेख, यानी इस क्षेत्र में क्या जनपद, क्षेत्र और शासन का उल्लेख, यानी यहाँ पर छोटे छोटे कबीले नहीं बल्कि बड़ी बड़ी जनपद है, बड़ी बड़ी जनपदों का उल्लेख मिलता है। और यहाँ पर जो शासन करता है वह राजा है, और राजा है, यह राजा है, ठीक है। यहाँ पर क्या राजा है, और जो राजा है वो क्या चुना नहीं जाता, और यहाँ पर जो राजा है वो चुना नहीं जाता था, जिसके पास योग्यता है वो बन गया राजा, जिसके पास योग्यता है तो वो बन गया राजा भाई, ठीक है। तो यहाँ पर जनपद और क्षेत्र का शासन मिलता है। और एक बात जान लीजिए, मिलता है उत्तर वैदिक साहित्य में कुरु, पांचाल, कौशल, विदय इत्यादि जनपदों का उल्लेख मिलता है। और जनपदों का अगर बात कर लें, जैसे कुरु है, पांचाल है, कौशल है, विदय है, जनपद का उल्लेख, राजा का शासन। आप इसको चाहे तो नोट कर ले, ठीक है। तो इसमें क्या है, जन और जनपद का उल्लेख प्लस राजा का उल्लेख और राजा का क्या शासन, इस तरह की चीजों क्या आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो, यदि समझ में आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक, एक सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। उल्लेख मिलता है, ठीक है। राजा की भूमिका में भी कुछ परिवर्तन, जैसे क्षेत्र की रक्षा का दायित्व, क्षेत्र का विषय इत्यादि।
साथ साथ ये तो आपको क्या हुआ, जनपद के जो है इन सब का उल्लेख मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ क्या, जो राजा के कर्तव्यों में भी आपको अंतर देखने को मिला। राजा जो था, अब जो है आज राजा के कर्तव्यों के बारे में बात कर लें। अब जो है राजा के कर्तव्य, राजा के कर्तव्य जैसे सुरक्षा, साम्राज्य विस्तार, कर लेना, स्थायी सेना, अंतिम निर्णय राजा का होगा, राजा का होगा। यानी पहले क्या था, सुरक्षा केवल करना था, अब क्या साम्राज्य का विस्तार भी कर सकता। पहले इतने में था, अब इतने में हो सकता था। पहले भेंट टिका था, लोगों की इच्छा जब होती देने की तभी देते थे। अब क्या, टैक्स लेता था, टैक्स देना सबके लिए कंपल्सरी। स्थायी सेना हो गया, अंतिम फैसला राजा का। उस समय जो भी फैसले सरदार लेता था अपनी इच्छा से नहीं लेता था, सरदार अपनी इच्छा से नहीं लेता था, लोगों से पूछता था, उसके लिए एक समिति होती थी। अब क्या, समिति नहीं है, अगर समिति है पुरोहित का, जैसे पुरोहित हो गया, मंत्री हो गया, ये केवल सलाह दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, ये केवल क्या, सलाह दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, इसके सिवा क्या करते हैं, सलाह दे सकते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं, सलाह दे सकता। मानना या ना मानना वो राजे के ऊपर है, ठीक है। तो ये भी क्या, कर्तव्यों में भी बदलाव दिखा। सभी समितियां इत्यादि संस्थाओं का महत्व कम हुआ और इससे महिलाओं के भाग लेने का उल्लेख नहीं मिलता। और यानी जो भी सभा समिति थे, इसमें महिला भाग नहीं लेती। अभी हम समाज के बारे में पढ़ेंगे, समाज के बारे में क्या हम पढ़ेंगे, समाज के बारे में क्या हम पढ़ेंगे, समाज के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आइए, ठीक है, तो ये क्या हमारा, ये हमारा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के बारे में क्या हम राजनीति को पढ़ रहे हैं, तो आप जरा ध्यान से आप इसको देखिएगा। चलिए अब देखिए, कर और सेना भी इसके पास हो गया था। समकालीन साहित्य में अधिक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हो गई। इसमें क्या हुआ, अधिकारियों की संख्या में वृद्धि, अधिकारियों की संख्या में क्या वृद्धि। मान लो पहले 25 अधिकारी थे, अब 500 हो गए होंगे, ठीक है। और एक बात जान लीजिए, जैसे पुरोहित, पालंगत, संगृहस्थी इत्यादि, जैसे नजराना एवं कर वसूलने वाला अधिकारी होता था। देखिए जो संगीहत्री होता था, संगीहत्री नजराना और कर वसूलने वाला अधिकारी, यानी संघियत्री जो होता था, यह नजराना और कर वसूलने, नजराना यानी कोई भेंट में कुछ दे दिया अपनी इच्छा अनुसार, कुछ देना रहता वो नजराना हो गया, और कर वसूलने वाला क्या अधिकारी होता था, ठीक है, ये अधिकारी होता था, ठीक है। इस समय भी वेतन भोगी अधिकारियों का उल्लेख नहीं मिलता। और एक बात याद रखिए, एक बात याद रखिएगा, पूरे वैदिक काल में, यानी मैं वैदिक काल लिखूं, यानी वैदिक काल में वेतन भोगी अधिकारी का उल्लेख नहीं, ठीक है।
उल्लेख नहीं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो कुछ ले सकते हैं, कुछ नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे अब बढ़ते हैं। ठीक ठीक है, उल्लेख नहीं मिलता है। सभी शासकों से तुलनात्मक रूप से बड़ी सेना का उल्लेख मिलता है। और क्या होता था कि जो राजनीति होती थी या जो वैदिक काल होता था, इस वैदिक काल में बड़े पैमाने पर क्या, ये उत्तर वैदिक काल में, जो उत्तर वैदिक काल था, जो वैदिक वैदिक काल था, इस काल में क्या, जो वैदिक काल था इसमें क्या, बड़ी संख्या में सेना का उल्लेख किसमें, इसमें वैदिक काल में नहीं है, ये वैदिक काल में नहीं, उत्तर वैदिक काल, ये उत्तर वैदिक काल बड़ी संख्या में सेना का उल्लेख मिलता है। तो इसी के हिसाब से, इसी के अनुसार हमारा जो वैदिक काल है, जिसमें ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल, जो राजनीति है हमारा समाप्त होता है। राजनीति में हमने मुख्य रूप से 4 चीज़ों के बारे में दोनों में देखा। मैं फिर बता दूं, इसमें सेना थी, मैं बता दूं, ऋग्वेद में सेना अस्थाई थी, उत्तर वाले में क्या, सेना अस्थाई स्थाई थी। इसमें भेंट लिया जाता था, इसमें कर लिया जाता, संघीयत्री होता था। इसमें क्या होता था, इसमें समिति होती थी, इसमें समिति का महत्व कम हुआ। इसमें क्या होता था, महिला, और 3 चीज़ें हो गया। अब समाज पढ़ेंगे तो महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे, अभी नहीं आप समझ पाएंगे। और इसमें सरदार चुनाव होता था, इसमें चुनाव नहीं होता था, वंशानुगत होता था। और आपने एक चीज़ आपने अगर नोट किया हो तो आपने देखा होगा, इसका मुख्य काम क्या था, कबीले की सुरक्षा और इसका क्या, साम्राज्य विस्तार इत्यादि भी काम था। ठीक है, इन सभी ऋग्वेद में उत्तर वैदिक काल में आपको ये समानता देखने को मिली। ठीक है, तो मैं इसको क्या इरेज कर दूं, चलिए ठीक है, मैं इसको इरेज कर दूं, चलिए ठीक है, मैं इसको इरेज कर दूं। अब बताइए आप लोग को समझ में आया, मैं आप लोग के कमेंट जरा देख लूं। ठीक है, चलिए, तो इसी के अनुसार जो हमारा वैदिक काल में जो राजनीति था ये समाप्त होता है, पार्ट 3 भी समाप्त होता है। और अगले वीडियो लेक्चर में हम वैदिक काल के, जो हमारा वैदिक काल है, वैदिक काल के समाज के बारे में पढ़ेंगे, फिर कुछ फैक्ट भी देख लेंगे और कुछ डाटा देख लेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे, सभी चीज़ों के बारे में। उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे और इसी के साथ कल हो सकता है तो आपके चैप्टर की समाप्ति होगी। चैप्टर जो 2, जो राजा किसान नगर के, जिसे हम वैदिक काल के नाम से जानते थे, ये समाप्त होगा। तो मैं ये कहूँगा, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब, और कुछ ना समझ में आया तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं बताऊँगा ज़रूर। तो मैं ये कहूँगा, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल के वीडियो में फिर मिलते हैं हम।